Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss bills of exchange. 11th क्लास में है ये चैप्टर। बेसिकली ये चैप्टर तभी आता है आपको जब आपकी जर्नल स्ट्रांग होती है, जर्नल एंट्री, क्योंकि ये सारा चैप्टर जर्नल के ऊपर बेस्ड है। तो अगर ये चैप्टर आप करना चाहते हैं तो आपको जर्नल आना जरूरी है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं, कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सपोज करो एक पर्सन है, वो अपनी गुड्स सेल करना चाहता है, और बी एक पर्सन है, वो गुड्स परचेज करना चाहता है। ए बी को ज्यादा नहीं जानता, बी ए को भी ज्यादा नहीं जानता। तो ए गुड्स 10,000 की सेल करना चाहता है और बी 10,000 की परचेज करना चाहता है गुड्स। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि ए के पास अभी पैसे नहीं है, वो उधार मांगना चाहता है गुड्स। बी बी के पास अभी पेमेंट करने के लिए नहीं बी है, पर बी के पास पेमेंट करने के लिए नहीं है। ये सेलर है एक किस्म से आपका, और ये बायर है, परचेजर। तो बी के पास अभी पैसे नहीं है, तो बी ने उसे उधार मांगा, तो वो उधार नहीं दे रहा है क्योंकि वो उसको ज्यादा नहीं जानता। तो इस चीज का सॉल्यूशन हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कर दिया गया, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसने ये कहा कि अगर कोई पर्सन उधार खरीदना चाहता है तो आप उसको उधार दे दो। उसके लिए उसे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लो, दिखवा लो। जो इसके लिए तो बिल रिसीवेबल होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो बिल रिसीव करेगा, और इसके लिए बिल्स पेबल होगा ये, क्योंकि ये इस बिल को पे करेगा। सपोज करो इसने 3 मंथ का बिल लिखवाया है, ये बिल लिखेगा और ये एक्सेप्ट करके देगा उसको कि भाई हाँ 3 मंथ के बाद मैं आपको टेन ओके थाउजेंड सर, दूंगा। इसका मतलब इज दैट क्लियर? अब क्या हो गया, यस सर। पहले अगर वो उधार देता बिना बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, तो ये इसके पैसे मार भी सकता था। लेकिन अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यस सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बीच में है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट की उसे पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी ए को, और बी उसके पैसे नहीं मार सकता, क्योंकि इसके पास एक रिटन एविडेंस है कि मुझे इसने बिल रिसीवेबल एक से एक्सचेंज किया हुआ है, जो इसके लिए क्या इसके बिल्स पेएबल है, मेरे लिए बिल रिसीवेबल है। ठीक है, तो इसको पूरी प्रोटेक्शन मिल गई। अब एक तो बेनिफिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये हो गया कि भाई ए बी को पैसे ना होते हुए भी उधार दे सकता है, कितने 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, और बाद में वो पेमेंट उससे ले लेगा। इससे ए का भी यस काम सर। चल गया, उसकी सेल हो गई, और बी की भी जरूरत पूरी हो गई, और वो उधार उसको खरीद के उसको से गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच के उसके पैसे वापस कर, काम नहीं रुका किसी का भी। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि ए के पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 3 महीने बाद बी उसको पेमेंट करेगा, तो ए क्या करता है, उसको किसी को वो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। बैंक से डिस्काउंट का सर मतलब क्या मतलब होता है? बैंक से डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? तो एक तो ये हो गया कि उसको उधार मिल गया 3 महीने के लिए, इसने इसका माल बिक गया। ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि बिल जो है वो डिस्काउंट भी करा सकता है बैंक से। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि सपोज करो 3 महीने से पहले ए को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, वो बी के पास जाएगा, बी तो उसको देगा नहीं कि भाई मुझे तो 3 मंथ के बाद ही देने हैं पैसे, 3 महीने पहले होते तो मैं उधार लेता क्यों। तो क्या करेगा ए,
बिल को बैंक में बेच देगा, डिस्काउंट करा देगा। बैंक क्या करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, जैसे 10,000 का बिल है, 9900 में ले लेगा, 100 रुपये बैंक को बच गया। तो 100 रुपये का डिस्काउंट जो जो बाद में 2-3 महीने के बाद बैंक किससे पेमेंट ले लेगा, बी से ले लेगा जाके। मतलब ए ने वो बिल बैंक को बेच दिया कि भाई ये पैसे अभी मुझे दे दो, आप चाहे थोड़े से कम ले लो अपने डिस्काउंट काट के, बाकी जब 3 महीने के बाद ड्यू डेट आएगी, बी आपको, मेरी जगह बी आपको पेमेंट करेगा फिर। ठीक है बेटे। नेक्स्ट। ओके सर। यस सर। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि बिल इज इंडोर्स्ड। इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई सपोज करो बी ने से ए ने सेम अमाउंट सी की देनी थी, ए ने सेम अमाउंट सी की देनी थी, सी उसके पास आया, भैया मेरी पेमेंट दो 10,000 रुपए। उसने कहा भाई पैसे तो मेरे पास है नहीं, ये बी का दिया हुआ बिल पड़ा है, अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी आप ये ले जाओ, अगर आपको मेरे ऊपर ये लग रहा है कि भाई शायद मैं ना दे पाऊं, तो आप ये ले जाओ, जब सी देगा बी देगा तो आप ले लेना पेमेंट। इसे बोल देते हैं ए ने बिल का बेचान कर दिया, यानी इंडोर्समेंट ऑफ बिल बाय ए टू सी। तीसरा इसमें क्या होता है कि बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। व्हेन bills are sent to bank for collection, कि भाई ड्यू डेट पे कई बार किसी फर्म के पास हजारों बिल होते हैं, बड़ा काम होता है करोड़ों का, तो वो एक ये तो है नहीं कि भाई एक एक बंदे के घर जाएगी, उसके ऑफिस में जाएगी वहां से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। वो क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा 1000 बिल उठा के बैंक में भेज देते हैं कलेक्शन के लिए। बैंक क्या करता है, उसके बदले थोड़ी बहुत कमीशन चार्ज कर लेता है उनसे, और वो उनका कलेक्शन का काम कर देता है, यानी एक बंदे का काम कर देता है, एक एम्प्लॉय का काम कर देता है, उसके एम्प्लॉय की जगह खुद उनके अकाउंट से कलेक्ट करके उसके अकाउंट में डाल देगा, एक बी से सर लेके मतलब एक। बैंक डायरेक्ट करता है। हाँ, बैंक बैंक में भेज दिए ना उसने सारे बिल, ए ने, बिल्स आर सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। यानी तो 3 बेनिफिट हो गए, ओके एक सर। चौथा चौथा बेनिफिट ये है कि बिल ए के पास ही पड़ा रहे टिल ड्यू डेट तक, 3 महीने तक। अगर ए में ये है कि चलो 3 महीने बाद दे देगा, 3 महीने के बाद वो बिल की अमाउंट ए के अकाउंट ए को दे देगा बी। तो यानी आपके 4 केस बन जाते हैं इसमें, यदि बिल ए के पास सर ही रहता है टिल ड्यू डेट। सर फोर्थ वाला एक फिर बता दीजिए। देखो ना, ए के पास ही रहा बिल, उसने ना तो बैंक में डिस्काउंट कराया, ना उसने इंडोर्स किया, ना उसने कलेक्ट करने के लिए कहा, उसने कहा भी जब देगा मुझे ही दे देगा पेमेंट। पहला केस हो गया जब ये फोर्थ वाला पहला हो गया, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट बाय ए इटसेल्फ, जब बिल ए ही अपने पास रखता है ड्यू डेट तक। दूसरा केस हो गया व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तीसरा केस हो गया व्हेन बिल इज इंडोर्स टू थर्ड पार्टी सी। चौथा केस हो गया व्हेन बिल्स आर सेंट फॉर कलेक्शन। ये आपकी सारी इसी चीज की आपको अकाउंटिंग सीखनी है कि ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, और सी की बुक्स में क्या एंट्री होगी। ये सारा आपका प्रोसेस है। ओ, अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कितने फायदे हो गए। कैश का कैश हो गया ए के पास, जब मर्जी उसको बैंक से डिस्काउंट करा ले, जब मर्जी किसी की पेमेंट कर दे उससे।
और जरूरत पर बैंक में कलेक्ट करने के लिए भी वो उसको भेज सकता है, उसको खुद भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कितना बेनिफिट हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के आने से 1881 के। यस सर। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट विच फैसिलिटेट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स पॉसिबल। इंडिया में इसको हुंडीज के नाम से बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के नाम से भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल एक्ट 1881, a bills of exchange is an instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन। भाई या तो वो ए को ही देगा पेमेंट टिल ड्यू डेट तक, अगर बिल उसके पास है, या जिसको उसने ऑर्डर दिया है, बैंक को कलेक्शन के लिए, या सी को, या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी सी के पास बिल होगा, वो बियरर हो गया उसका, तो सी को पेमेंट कर देगा वो। तो कंडीशन क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसके? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी कंटेन इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। इसमें एक ये लिखा होता है भी किस डेट को किसको पेमेंट देनी है। ये रिक्वेस्ट नहीं होती, ऑर्डर होता है। इट द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। द अमाउंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डिफाइन, उसके ऊपर अमाउंट भी डिफाइन होनी चाहिए। एंड डेट ऑफ द पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड, पेमेंट डेट भी फिक्स होनी चाहिए इसकी एक। और देयर मस्ट बी ए मेकर, मेकर मीन ड्रॉर, जो उसको बिल को बनाएगा। और देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टर, जो उसे एक्सेप्ट करेगा बिल को, ड्रॉय, यानी बायर एक किस्म से। द यस सर। अमाउंट इज मेंशन्ड इन बिल पेबल आइदर डिमांड और एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड। भैया तो जब जरूरत होगी तब मांग ली जाएगी, या एक डेट लिख जाएगी, इस डेट तक के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अमाउंट पेएबल या तो उसको ही मिलेगा एक को, या उसके बीरर को भी मिल सकता है अमाउंट। इसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। ये इसकी फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉए एंड पेई। ये तो एक किस्म से सेलर होता है, बेचने वाला। ये खरीदने वाला होता है, बायर। और ये पेई वो सी, जिसको, या पेई कोई भी हो सकता है। अगर तो उसने डिस्काउंट कराया तो बैंक हो गया पेई, यानी बैंक को पेमेंट मिलेगी। अगर उसने सी को बेचा तो सी हो गया पेई, सी को पेमेंट मिलेगी। अगर उसने कलेक्शन के लिए भेजा तब भी बैंक पे ही हो गया। अगर ए के पास ही है फिर तो वो ड्रॉयर के पास ही है, सेलर के पास ही है, टिल ड्यू डेट तक। चार केस होते हैं ना इसके। यस सर। ये इसका फॉर्मेट होता है तो बिल्स ऑफ थर्ड एक्सचेंज। पर्सन को पे ही बोलेंगे। हाँ, थर्ड पर्सन को। स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ अमाउंट लिखी जाती है, इसके ऊपर स्टैंप लगती है, यहाँ एड्रेस आ जाता है। और टू 2 मंथ आफ्टर डेट पे पे टू मी, या तो मुझे पेमेंट करो, और माई ऑर्डर द सम, मतलब किस जिसे भी मैं ऑर्डर करूंगा उसको पेमेंट करोगे आप, यानी बेदर को। ₹5 लाख ओनली। यहाँ साइन होंगे करना कुमार के, जिसने बिल लिखा है, यानी सेलर हो गया ये। और यहाँ होंगे एक्सेप्ट करने वाले के, प्रेम किशोर के, जो बायर हो गया। ठीक है। सर ये बायर नहीं बनाता है। नहीं, सेलर बनाता है ना, वो लिख के देगा ना कि भाई, या देखो इसमें लैंग्वेज देखो ना, 2 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी, या तो मुझे पेमेंट करो, बायर थोड़ी लिखेगा पे टू मी।
यस सर। और माई ऑर्डर, ये इसने लिखा और इसने एक्सेप्ट किया। अब ड्यू डेट निकालनी। ड्यू डेट में हम 3 दिन ग्रेस के जोड़ते हैं, 3 days। While calculating the due date of the bill, it is compulsory to add 3 days of grace days। देखो, एग्जाम्पल ये है। सपोज करो 1 जनवरी को हमने 1 जनवरी 2017 को बिल लिखा 2 मंथ के लिए। तो इसके 2 मंथ के बाद क्या डेट बैठेगी इसकी ड्यू डेट बताना। मार्च। सर मार्च जनवरी फर्स्ट फरवरी। पूरा फर्स्ट जनवरी मार्च। एक महीना पूरा। हाँ, उसमें 3 डेज नहीं ग्रेस सर ये के ऐड देखो। कर लो। यस सर। 4 मार्च बैठेगी। ओह। नेक्स्ट, अट्ठाईस यस सर। फरवरी को 1 मंथ का बिल है। तो 28 फरवरी। हाँ सर तो एक महीना। हाँ, 28 जनवरी, 28 फरवरी। सर ये तो जनवरी टू फरवरी। हाँ, पूरा हो गया। उसके बाद 3 दिन मार्च के, 1 2 3, 3 मार्च को बिल ड्यू होगा। उसके बाद 30 जनवरी का ओके सर। बिल है, 1 मंथ का। सर ये 3 दिन मान के ही चलना है। हम्म। सर 3 दिन मान के ही चलना है कि हाँ, किसी तीन भी दिन पेमेंट जब में ये 3 दिन। मंथ काउंट करेगा ना, तो वो नेक्स्ट मंथ 28 डे का ही काउंट होगा आपका। तो अब भी 3 मार्च ही बैठेगा इसका। यहाँ हम डेज काउंट नहीं कर रहे, पूरा मंथ काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, 3 दिन ओके मान सर। के चलने हैं ये। 30 अप्रैल को उसने बिल लिखा 2 मंथ का। बताओ। सर जुलाई। सर तीन फर्स्ट जुलाई जुलाई प्लस 3। 3 जुलाई बैठेगा इसका। यस सर। उसके बाद 30 अप्रैल को लिखा इसने 30, ये 30 अप्रैल को लिखा 3 मंथ का। 30 तो सर 2 अगस्त। 2 अगस्त अप्रैल। बैठेगी ना। जून। यस सर। उसके बाद 30 अप्रैल को इसने 30 डे का लिखा है। सर वो भी एक ही महीना हुआ। 30 मई तक काउंट करा जाएगा अब। 30 मई के बाद 3 दिन ग्रेस के ऐड करो। 31 मई, 1 जून, 2 जून, 3 हो जाएंगे ये, 2 जून तक। यस सर। ऐसे ही 1 दिसंबर को 60 डेज का। तो दिसंबर के 31 दिन काउंट होंगे। और जनवरी के 30 जनवरी के बाद ये आपका 31 जनवरी, यस एक और सर। 2 फरवरी। ठीक है। सर जनवरी के 29 तक। हाँ, 28 दिसंबर, 2 मंथ का। 30 डेज यस इसमें सर। काउंट करके 2 मार्च आएगा ये आपका ड्यू ड्यू डेट। तो ये पहला क्वेश्चन आपका ड्यू डेट पे ही है सारा। तो सेकंड बस क्वेश्चन भी टाइम ड्यू डेट। पीरियड पे ऐड ऑन। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर ड्यू डेट आपकी ग्रेस डे मिला के कोई गजेटेड हॉलीडे को बनती है। सपोज करो 15 अगस्त को 3 दिन बैठ रहे हैं उसके, तो 14 अगस्त को ड्यू हो जाएगा। सर अगर 26 जनवरी को बनी तो। तब भी वह गजेटेड हॉलीडे है ना, तो 1 दिन कम हो जाएगा ग्रेस डे में। लीप ईयर वाला क्या होगा? लीप ईयर में उसके हिसाब से काउंट होगा ना। वो तो
फरवरी का ही फर्क पड़ेगा ना लीप ईयर में तो। ये सर फेब का एक दिन ज्यादा जोड़ा जाएगा फिर। हम्म। लो, आज आप इसके दो एग्जाम्पल कर लेना सर अच्छे तरीके से। ओके सर।